अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 2 को समझने जा रहे। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जब लेक्चर्स स्टार्ट किए थे तो बेसिक लेक्चर 1 के अंदर हमने इसमें से काफ़ी टर्म्स को डिस्कस भी किया था, लेकिन डायरेक्ट लैंग्वेज को पढ़कर उसकी इंटरप्रिटेशन करना ये भी आपको सिखाना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 2 को समझने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो, इफ़ यू आर न्यू हेयर, subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest update. So section 2 ये इंटरप्रिटेशन क्लास है। इसके अंदर आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट सम डेफिनेशंस, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिफ़ाइन किए गए हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास है प्रोपोज़ल। प्रोपोज़ल को हम दूसरे अल्फाज में ऑफ़र भी कहते हैं। आइए प्रोपोज़ल की डायरेक्ट लैंग्वेज को पढ़ते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, जब कोई बंदा अपनी ख्वाहिशात का इजहार करे, सिग्निफाई करे अपनी विलिंगनेस का, अपनी ख्वाहिशात का, किस हवाले से? टू डू, कुछ काम करने के हवाले से, और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कुछ ना करने के हवाले से, with a view to obtaining the assent of that other to such act or assistance he is said to make offer, to make a proposal या फिर offer। ठीक है, तो किसके लिए वो विलिंगनेस को जाहिर करता है? दूसरे बंदे की एसेंट को मालूम करने के लिए, जिसके लिए वो ऑफ़र बना रहा है, तो उसका वो एक्ट का करवाना या रुकवाना कहा जाएगा कि उसने वो प्रपोज़ल दिया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ये मार्कर को सेल करना चाहती हूँ, तो मैं आपको ये ऑफ़र दे रही हूँ कि भाई मैं ये मार्कर 50 रुपीज़ के अंदर सेल कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ? ऑफ़र हुआ। मैंने अपनी ख्वाहिशात को इजहार किया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं मार्कर सेल करने के लिए पर्ची पर लेके अपनी पॉकेट में रख लूँ, तो ये ऑफ़र नहीं हुआ। ऑफ़र का कैसे दी जाती है, प्रपोज़ल कैसे दी जाती है? जब आप सिग्निफाई करते हैं अपनी ख्वाहिशात को। मुझे ये मार्कर सेल करना है, तो मैं अपनी विलिंगनेस को आपकी तरफ शो करूं कि मैं इस मार्कर को सेल कर रही हूं, तो ये हो जाएगा प्रपोज़ल को डेफिनेशन विद एग्जांपल। ठीक हो गया। प्रपोज़ल या फिर ऑफ़र, इसको हम मज़ीद जो है ना वो नोट्स की शक्ल में नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो दूसरा टर्म है प्रॉमिस। अब प्रपोज़ल दिया, मैंने आपको प्रपोज़ल दिया कि ये मार्कर मैं सेल कर रही हूँ। आपने क्या किया? इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, तो ये बन गया प्रॉमिस। अब आइए प्रॉमिस की डायरेक्ट लैंग्वेज को पढ़ते हैं। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, जिस बंदे के लिए ऑफ़र बनाई गई है, प्रपोज़ल दिया गया है, उसने भी सिग्निफाई कर दिया हिज असेंट, अपनी असेंट को, अपनी रजामंदी को। द प्रपोजल सेट टू बी एक्सेप्टेड, तो उस समझा जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। अ प्रपोजल वन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो वो बन जाता है प्रॉमिस। प्रपोजल दिया, एक्सेप्ट हो गया, तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। अब नेक्स्ट सी के अंदर आप लोगों को प्रोमिसर और प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है। बेसिकली ये पार्टीज़ के नाम है। प्रोमिसर ऑफ़र देने वाला, प्रॉमिसी ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, आइए इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज को पढ़ते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर, ऐसा बंदा जो प्रपोजल को बनाए, प्रपोजल को दे, वो क्या बन जाएगा? प्रोमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी, वो बंदा जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करे वो प्रोमिसी बन जाएगा। अब हम मार्कर वाली एग्जांपल को ले लेते हैं। मैंने ये मार्कर सेल करनी है, मैं ये आपको ऑफ़र कर रही हूँ, तो मैं क्या बन गई? प्रोमिसर बन गई। और आप जिस मार्कर को खरीदेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो आप क्या बन जाएंगे? प्रोमिसी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है डी। इसके अंदर आप लोगों को कंसिडरेशन के बारे में बताया गया है। कंसिडरेशन को सिंपल वर्डिंग के अंदर हम कहते हैं इन समथिंग इन रिटर्न। अब आप किसी को कुछ दे रहे, बदले में आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। आइए कंसिडरेशन की डायरेक्ट लैंग्वेज को पढ़ते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर,
प्रोमिसर की डिज़ायर पे द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु हैज़ टर्न और abstain फ्रॉम डूइंग, कोई प्रोमिसी या ऐसा कोई बंदा जो कुछ काम करे या कुछ ना करने के हवाले से और abstain or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act, absistence and promise is called the consideration for the promise. अब ऑफर प्रपोजल जो दी गई है, एक्सेप्ट हो चुकी है, वो प्रॉमिस हो चुका है, बदले में कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए। इन सिंपल हम इस कंसिडरेशन को सिंपल अंदाज में समझते हैं इसी मार्कर वाली एग्जाम्पल से। तो ये मैं आपको ऑफ़र कर रही हूँ प्रोमिसर कि मैं अपनी इस मार्कर को सेल करना चाहती हूँ, आप प्रोमिसी मेरे जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब आप मुझे बदले में, मैं कहती हूँ कि ये अपनी मार्कर सेल करूँगी लेकिन 50 रुपीज़ के अंदर करूँगी, और आप वो मार्कर कहते हैं ठीक है जी मैं ये 50 रुपीज़ में ख़रीदूँगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये मार्कर मुझसे लेंगे और बदले में मुझे 50 रुपीज़ देंगे। तो बदले में जो आपने मुझे 50 रुपीज़ दिए वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, कंसिडरेशन बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। Every promise or every set of the promises forming the consideration for each other is an agreement. जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ जाए तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ जाए, सिंपल आपको ऑफ़र दी गई है, उस वो एक्सेप्टेंस आ गई तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, उसमें कंसिडरेशन आ गई तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और वो एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जो यहाँ डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट। बीच में हमारे पास ये दो टर्म्स रहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट और रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस को समझते हैं, प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर्स कॉल्ड द प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझते हैं तो इसमें बेसिकली दोनों तरफ से प्रॉमिसेस होते हैं, कंसिडरेशन होती हैं दोनों पार्टीज़ की तरफ से। ठीक हो गया। नेक्स्ट है वॉइड एग्रीमेंट। हमने समझ लिया वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सड बाय लॉ ना हो। अब मैं एग्रीमेंट कर रही हूँ कि भाई मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रही हूँ कि अगर आप एक्स बंदे को कत्ल करके आ जाएंगे तो फिर मैं आपको इतने पैसे दूंगी, ये हमारे दरमियान एग्रीमेंट हो जाएगा। तो किसी का कत्ल करवाना इस तरीके से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। ठीक है। या फिर मैं आपसे एग्रीमेंट कर रही हूँ कि भाई फ़ला बंदे की शादी को रुकवा लो तो फिर मैं तुम्हें इतना पैसे दूंगी, तो किसी की शादी को रुकवाना ये भी एक वाइड एग्रीमेंट हो जाता है। वाइड एग्रीमेंट हमारे पास डिस्कस किए गए हैं, आगे सेक्शंस में हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। इन सिंपल अगर हम वाइड एग्रीमेंट को डिफ़ाइन करें तो ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सबल बाय लॉ ना हो तो वो वाइड होता है। मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट आप करें, उसके बाद अगर वो फुलफिल नहीं होता तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, वो हमारे पास वॉइड एग्रीमेंट हो जाते हैं। कोर्ट चैलेंज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ने आपको इजाज़त ही नहीं दी वो एग्रीमेंट करने की। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट के, इसी के टाइप हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास 3 होते हैं। ठीक है। एक होता है आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन टर्म्स को समझें। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जो तमाम एसेंशियल्स को फुलफिल करता हो, तो वो होता है हमारे पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 10 से क्रॉस करके है। ठीक है। वो हम फिर आगे सेक्शन 10 पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब वैलिड ऑब्जेक्ट हो, वैलिड कंसिडरेशन हो। ठीक हो गया। वैलिड जो है ना वो लीगलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो तमाम जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं वो फुलफिल करें तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक हो गया। दूसरा है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ये वाइड नहीं होते, ये वैलिड होते हैं। फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कोई एसेंशियल मिस हो जाए तो फिर वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी बफेलो को आप लोगों के साथ सेल करूंगी फला तारीख को। अब उस तारीख से पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, बफेलोस को सेल करना ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, किसी लॉ ने हमें मना ही नहीं किया।
तो अब उस बफेलो को सेल करने का जो मेरे आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, लेकिन उस डेट से पहले क्या होता है कि उस बफेलो की डेथ हो जाती है। तो वो जो डेथ हो जाए, इसका मतलब जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था उसका इम्पोर्टेंट एसेंशियल जो था, जिस ऑब्जेक्ट भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो ही ख़त्म हो गया। तो अब जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ही इन सिंपल अगर हम कहें तो एनफोर्सेबिलिटी सीज हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर वो वाइड हो जाता है। ठीक हो गया। अब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट तो किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्री कंसेंट है वो नहीं होती पार्टी की। ठीक है, तो फिर वो जिस पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती, ज़बरदस्ती आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, तो फिर उस पार्टी पे डिपेंड करता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें, वैलिड कह दें, ठीक है भाई मेरी फ्री कंसेंट तो नहीं थी लेकिन अब हो गया है तो मैं इसको परफॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, या फिर उस पार्टी पे होता है कि उसको लॉस हो रहा है तो वो उसको वाइड करार भी दे सकती है। इसका मतलब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी होता है कि उसको वैलिड कंसेंट करे या फिर वॉइड करे, और वो कौन सी पार्टी पे कंसेंट पर डिपेंड करता है, जिसकी फ्री कंसेंट मिस हुई हो। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स आई होप कि मैंने इजी वे में आपको समझाए होंगे। अब हम इसकी थोड़ी बेसिक लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, an agreement which is enforceable by law at the option of the one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others is the voidable contract. Simple voidable contract जो कि enforceable by law होता है एक पार्टी के at the option of the one or more of the parties thereto। ठीक है, एक पार्टी पे डिपेंड करता है या जो उस पार्टीज पर डिपेंड करता है जिनकी फ्री कंसेंट मिस हुई हो। ठीक है, ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आगे 19A से है हमारे पास, तो हम डिस्कस करेंगे फर्दर वहाँ पर। नेक्स्ट है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी एनफोर्सबल बाय लॉ बिकम्स वाइड। देखिए, अब हम कहते हैं कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही नहीं बनते। अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं तो हम वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा है सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो जाए। सीजेस का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो ये पहले एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड होते हैं। जब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाए, सीज हो जाए किसी भी वजह से, कोई इसका एसेंशियल ऑब्जेक्ट जिस पे काम कॉन्ट्रैक्ट था वो ही ना रहे, कुछ भी हो, उसका कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो जाए, तो उसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि वाइड, वैलिड और वाइडेबल ये इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, बट आई होप कि मैंने आपको ये इजी वे में समझाए होंगे। तो ये था हमारे पास सेक्शन 2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 3 को समझेंगे। सेक्शन 2 के हवाले से आप लोगों के दिमाग में फर्दर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो समझ आई है और अगर आपने अच्छे से सुनी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।